गाइस वेलकम टू माय चैनल मेडिकल बबल। और पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे प्रेशर डिटरमाइंग है जो फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है, उस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के साथ कौन कौन से ऐसे प्रेशर हैं जो उसके फिल्ट्रेशन को घटाएंगे या बढ़ाएंगे, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं या कौन से ऐसे फिल्ट्रेशन प्रेशर हैं। सबसे पहले हम प्रेशर की बात करेंगे, इसके बाद फैक्टर्स की बात करेंगे। तो प्रेशर से यहाँ पे देख रहे हैं प्रेशर डिटरमिंग फिल्ट्रेशन, और डिटरमिंग फिल्ट्रेशन में भी आपका कहाँ पर फिल्ट्रेशन हो रहा था, आपने देखा था ग्लोमेरुलस में हो रहा था। तो ग्लोमेरुलस के ही उन हम फिल्ट्रेशन को देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला हम देखेंगे इसमें ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर, उसके बाद कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है, इसके बाद हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द बोमेंस कैप्सूल है। ठीक है ना, ये तीन प्रेशर के बारे में हम बात करेंगे। तो इसके बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर। तो हम सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर। तो ये क्या चीज़ है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड। तो ये क्या है, जो कैपिलरी के अंदर प्रेशर एक्सर्ट होता है एक्चुअली वही एक प्रेशर है। ठीक है ना, तो इसमें लिखेंगे प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड इन ग्लोमेरुलर कैपिलरी। तो कैसे लिखेंगे, प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड इन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। पूरा लिख लेना गाइस, कैप लिख दिया है कैपिलरीज को। तो जो प्रेशर है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के द्वारा जो एक्सर्ट होता है, ठीक है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर। ठीक है, तो अब देखिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। जिस तरीके से ये ऐसे मान लो ये आपकी ग्लोमेरुलर कैपिलरी है, इस तरीके से ये वाली क्या है आपकी ग्लोमेरुलर कैपिलरी। अब ये जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में क्या है, ब्लड फ्लो हो रहा है, इसे अंदर क्या है, ब्लड फ्लो हो रहा है, इस तरीके से ब्लड फ्लो हो रहा है। तो ये ब्लड फ्लो का जो प्रेशर है इस वॉल पर जो पड़ता है, इस वॉल पर, ठीक है ना, ब्लड फ्लो का प्रेशर, इसी को आप क्या नाम देते हो, ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर। ठीक है ना, ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर, इसी का नाम आप देते हो। तो ये जो प्रेशर है इसी का नाम हम क्या देते हैं, ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर। अब इसके बाद हम इसका एक पॉइंट तो हमने ये लिख दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या पढ़ना है इसका, कि इसका कितनी क्वांटिटी, मतलब कितना होता है ये प्रेशर, कितना है, मेजरमेंट क्या है इसकी प्रेशर की। तो ये 45 to 70 mmHg, ठीक है ना, 45 to 70 mmHg इसके मेजरमेंट रहती है। ठीक है, और जब देखो आप यहाँ पर ये इस तरीके से पोर पर जो आपकी यहाँ पर फेनेस्ट्रा होंगे उन पर प्रेशर लगा रहा है, तो इसका मतलब ये क्या करेगा, उस फिल्टर को फिल्ट्रेट जो बन रहा है यानी प्लाज्मा को धकेलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, किसमें, आपका बोमेंस कैप्सूल के अंदर। अगर यहाँ पे बोमेंस कैप्सूल बनाएंगे तो उसमें ये प्लाज्मा नीचे आएगा। तो क्या है, इसको जो आपका फिल्ट्रेशन है उसको क्या कर रहा है, ये फेवर कर रहा है फिल्ट्रेशन को। तो हम क्या लिखेंगे अगला पॉइंट, कि इट फेवर्स, इसे ऐसे ही लिख देते हैं, इट फेवर्स फिल्ट्रेशन। तो ये क्या है, फिल्ट्रेशन को फेवर करता है, तो हमने क्या लिखा, इट फेवर्स फिल्ट्रेशन। ठीक है ना। अब दूसरा हमारा ये आपको पूरा दिख गया कि भाई ग्लोमेरुलर कैसे कैसे कहाँ से एक्सर्ट होता है, तो ये आपका फेवर करता है। दूसरा कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है, इसके बारे में हम क्या लिखेंगे, कि ये जो कोलाइडल का मतलब हो गया आपकी कोलाइडल नेचर की क्या होती हैं ब्लड के अंदर, प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये प्रोटीन के द्वारा जो प्लाज्मा प्रोटीन होती हैं उसके द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट होता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रेशर एक्सर्टेड बाय प्लाज्मा प्रोटीन, प्रेशर एक्सर्टेड बाय प्लाज्मा प्रोटीन present in ग्लोमेरुलाई। ठीक है, जो ग्लोमेरुलस के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं उनके द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, 25 mmHg। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 25 mmHg। अब मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से है ये। जैसे मान लो इसी में क्या है, ये आपकी ग्लोमेरुलस थी, ग्लोमेरुलस की मान लो कैपिलरी की बात कर रहे हैं, है ना, कैपिलरी की बात कर रहे हैं। अब कैपिलरी में क्या है, ब्लड फ्लो तो हो ही रहा है, मान लो इस तरीके से आपका ब्लड फ्लो हो रहा है,
ये ब्लड फ्लो इस तरीके से हो ही रहा है ब्लड फ्लो, लेकिन इसके अंदर मान लो इस तरीके से प्रोटीन्स तो होंगी आपकी आरबीसीज और है, तो इस में प्रोटीन्स मैक्रोस्कोपिक प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। तो अब ये एक तरीके से ऑब्स्ट्रक्शन का काम करेंगे, ठीक है ना। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब यहाँ पे फेनेस्ट्रा में आके अगर प्रेशर डाल रही है तो ऑब्स्ट्रक्टेड हो गई एक तरीके से, तो फेवर नहीं करेंगी, आप समझ सकते हैं इसको। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट बना के ये भी लिख सकते हैं कि इट अपोजेज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, क्योंकि अपोज कर रही है तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इट अपोजेज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। जो हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है उसका क्या करती हैं, ये अपोज करती हैं। तो इट अपोजेज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। आपका दूसरा प्रेशर भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब तीसरे प्रेशर की बात करते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। अब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी आपका कहाँ पर, बोमेंस कैप्सूल के अंदर। देख रहे हैं आप बोमेंस कैप्सूल, तो बोमेंस कैप्सूल के अंदर बात कर रहे हैं हम। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी कहाँ पर बात कर रहे हैं हम, बोमेंस कैप्सूल के अंदर, ठीक है ना। तो बोमेंस कैप्सूल के अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की हम जब बात कर रहे हैं तो ये एक्सर्ट किसके द्वारा होगा, फिल्ट्रेट के द्वारा। तो जो फिल्ट्रेट आपका बोमेंस कैप्सूल, यानी कि आपका इस तरीके से ये बोमेंस कैप्सूल है, और इस बोमेंस कैप्सूल के अंदर जो आपका मान लो इस तरीके से फिल्ट्रेट जो आ गया है, लाइक यहाँ पर आपकी कैपिलरीज से जो फिल्ट्रेट आ गया है, तो ये मान लो ये वाला फिल्ट्रेट है, और इस फिल्ट्रेट के द्वारा आपका एक्सर्ट हो रहा है प्रेशर यहाँ पर, ठीक है ना। तो ऊपर वाला जो आपकी यहाँ से मान लो, अब मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये वाली जो फिल्ट्रेट है इस तरीके से प्रेशर यहाँ पर डाल रहा है, इस तरीके से मान लो प्रेशर डाल रहा है, तो ऊपर वाली जो मान लो कैपिलरीज यहाँ से फिल्ट्रेट करेगी ब्लड को, उसका तो ये क्या करेगा, अपोज करेगा, है ना। तो ये भी प्रेशर के इस तरीके से इसके अपोज करता है, ठीक है। तो इसमें हम नोट पहले करेंगे कि एक्सर्टेड बाय फिल्ट्रेट इन बोमेन कैप्सूल, तो क्या है, इसके द्वारा होता है फिल्ट्रेट जो है बोमेंस कैप्सूल के अंदर, तो एक्सर्टेड बाय फिल्ट्रेट प्रेजेंट इन बोमेन कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल के अंदर जो है आपका फिल्ट्रेट जो रहता है उसको जो है, उसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 15 mmHg। तो इसकी देखेंगे आप कितनी, 25 है, उसकी 45 to 70 mmHg, इसकी कितनी है, 15 mmHg। ऐसे ही ये क्या करेगा, इट अपोजेज द फिल्ट्रेशन। तो यहाँ पर लिखेंगे अपोजेज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है ना। ये क्या करता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को अपोज करता है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रेशर थे, इनके बारे में मैंने बात करी थोड़ी सी। ये 3 प्रेशर आपके इंपॉर्टेंट थे, तो इसलिए मैंने इन पे बात करने की सोची। अब क्योंकि इसलिए बात करने की सोची क्योंकि हमें नेट फिल्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें ज़रूरत है नेट फिल्ट्रेशन की, कि भाई नेट फिल्ट्रेशन किस तरीके से होता है, क्योंकि प्रेशर तो यहाँ पर 3 एक्सर्ट हो रहे हैं, और 3 प्रेशर का हमें नेट फिल्ट्रेशन देखना है कि किस तरीके से ये आपकी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो हो रहा है उसमें किस तरीके से नेट फिल्ट्रेट बनता है। तो हम इसमें नेट फिल्ट्रेशन देखेंगे। अब क्या देखेंगे कि हम नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना होता है, कितना प्रेशर आपका लगता है जिससे फिल्ट्रेशन होता है, उसको बोलते हैं नेट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, उसको हम देखेंगे अब। हाँ, तो हमने अभी पहले बोला था कि नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर पढ़ना है, तो ये कैसा है, हमने बोला है इट इज़ द नेट ऑफ प्रेशर। ये प्रेशर का नेट है जो कि फेवर करते हैं फिल्ट्रेशन को और जो कि नहीं करते, उनके बीच का ये नेट है, ठीक है। नेट का मतलब क्या हो गया, जैसे आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि भाई 2 फोर्स इधर लग रहा है, 1 फोर्स इधर लग रहा है, फोर्स नहीं प्रेशर भी बात कर रहे हैं, तो प्रेशर मान लो इस तरीके से लग रहे हैं, तो इनका नेट कैसे होगा, मान लो इसमें से, यानी कि बड़े प्रेशर में से 2 में से मैं P माइनस करूँगा तभी तो नेट निकल के P आ रहा है मेरा। तो इस तरीके से ही हम क्या बात कर रहे हैं, नेट प्रेशर की बात कर रहे हैं। तो हमने बताया था कि फेवर कौन करता है, ठीक है ना। तो फेवर कौन करता है आपका, सिर्फ और सिर्फ ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर, जो कि ज़्यादा भी था, ठीक है ना। तो फेवर कौन कर रहा था हमारा, ग्लोमेरुलर, इससे लिखते हैं हम इस दूसरे पेन से, ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर, ये तो फेवर कर रहा था। फेवर टू नॉट फेवर है माइनस, ठीक है ना, माइनस कोलाइडल प्रेशर, कोलॉइडल प्रेशर प्लस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, क्योंकि ये दोनों नॉन फेवर कर रहे थे, दोनों को ऐड कर दिया उसमें से, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है ना, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो ये कितना था आपका 70, मान लो इसको हम क्या मानना है 70 का भी अब आप रेंज ले लेंगे तो 60 मान लो, इसको 60 mmHg में ले लिया हमने,
तो 60 mmHg माइनस इसको हमने ले लिया 25, ये 25 था और ये 15 था, तो दोनों को ऐड कर दिया 25 mmHg, तो नेट निकल के आपका आता है 20 mmHg, ठीक है ना, 20 mmHg। तो आपको ये अब यहाँ पर पता पड़ गया कि नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना होता है, 20 mmHg, ठीक है ना, ये आपको याद करना होगा यहाँ पर। अब हम पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को अफेक्ट करते हैं, उसकी हम थोड़ा सा प्रोपोर्शनलिटी और डिस्प्रोपोर्शनलिटी पढ़ेंगे कि अगर ये चीज़ बढ़ेगी तो फिल्ट्रेशन पर क्या असर पड़ेगा। उसके बाद हम फर्दर जाएंगे रीएब्जॉर्प्शन के तरफ, ठीक है। तो हम उसको एक बार देख लेते हैं। तो गाइस ये सारे फैक्टर्स रहते हैं जो GFR को अफेक्ट करते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं सबसे पहले रीनल ब्लड फ्लो, उसके बाद देख रहे हैं आप ग्लोमेरुलर कैपिलरीज प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है ना, और कोलोइडल प्रेशर भी होता है आपका। तो यहाँ पे कोलोइडल प्रेशर तो देखिए यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था उसके, तो उसको स्किप कर गया एक्चुअली में, तो उसको याद रखना आप कि वो कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं रीनल ब्लड फ्लो की। तो जितना ज़्यादा रीनल ब्लड फ्लो होगा आपका, ये इस तरीके से कैपिलरी है, उसके अंदर जितना ज़्यादा रीनल ब्लड फ्लो होगा उतना ही ज़्यादा आपका GFR होगा। तो यानी हमने क्या लिखना है कि रीनल ब्लड फ्लो के जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जितना ज़्यादा GFR होगा उतना ही ज़्यादा आपका क्या होगा, रीनल ब्लड फ्लो होगा। इसके बाद आपका दूसरा है ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर। तो ये भी आपने देखा था कि जितना ज़्यादा ग्लोमेरुलर के अंदर कैपिलरी का प्रेशर होगा, यानी जितना ज़्यादा, वही बात है, रीनल फ्लो भी ज़्यादा है तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा, तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही हो जाएगा। तो ये भी बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। लेकिन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर किस में था आपका, मैंने बताया था हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर किस में था आपका, बोमेंस कैप्सूल के अंदर जो फिल्ट्रेट होता है, तो वो जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ही ज़्यादा GFR कम होगा। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा GFR, यानी अगर आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा हुआ तो GFR कम हो जाएगा। तो आपका एक यहाँ पे ये भी है कि अगर आपका GFR, कभी कभार ऐसा भी होता है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आगे, यानी कि अगर फिल्ट्रेट आपका बोमेंस कैप्सूल में चला गया है और वहाँ पे फिल्ट्रेट आगे नहीं बढ़ रहा, तो वो प्रेशर बना रहता है, तो आगे ब्लड का जो फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता। तो ऐसा भी कभी कभी देखने को मिलता है। अब देखो इफरेंट, दो आपकी यहाँ पर आर्टेरियल रहते हैं, एक इफरेंट है और एक एफरेंट है। एफरेंट होती है लाने वाली। तो अगर एफरेंट का आप कॉन्स्ट्रिक्शन करेंगे, ठीक है ना, तो एफरेंट का कंस्ट्रक्शन करने से आपकी दो प्रोसेस चलती हैं। एक तो फर्स्ट क्या होता है, सबसे पहले वो जो आपका GFR है वो क्या है, इंक्रीज़ करता है। देखो सबसे पहले इंक्रीज़ करेगा, लेकिन एक बार ऐसी प्रोसेस आएगी कि कॉन्स्ट्रक्शन होती ही रह रही है और उससे क्या है, आपका जो GFR है वो आपका डिक्रीज़ होना शुरू कर देगा, क्योंकि वहाँ पे ब्लड सप्लाई उतनी नहीं पहुँच पाएगी। तो सेकंड स्टेज में आपका GFR क्या होता है, डिक्रीज़ होने लग जाता है। तो इसमें फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज़, ठीक है। सेकेंडली इसके इफरेंट आर्ट्रियोल के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इफरेंट आर्ट्रियोल के भी सेम यही है। सॉरी मैंने इफरेंट में लिख दिया ये, सॉरी ये इफरेंट का है। यहाँ पे इफरेंट का क्या है, फर्स्ट ये है GFR जो है यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, देन सेकेंडली आपका GFR जो है डिक्रीज होगा, ठीक है ना। लेकिन एफरेंट आर्ट्रियोल की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है, यानी एफरेंट आर्ट्रियोल पे GFR इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है, यानी GFR अगर बढ़ेगा तो आपको ये कॉन्स्ट्रिक्शन किसका, एफरेंट आर्ट्रियोल का कम करना होगा। इसके बाद आपको हम बता रहे हैं परमिबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी GFR के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है परमिबिलिटी। जितना ज़्यादा परमिबिलिटी होगी उतना ज़्यादा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होकर जाएगा और उतनी ही ज़्यादा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होगा। सरफेस एरिया की भी आप समझ रहे हो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा GFR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सरफेस एरिया। तो आपको ये फैक्टर अफेक्टिंग है इस तरीके से 7। लेकिन एक जो आपको देखना है वो इम्पोर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि मैक्यूलर डेंसा का जो क्या फीडबैक है GFR के ऊपर, ठीक है ना। मैक्यूलर डेंसा बताया था मैंने आपको कि जो आपका ग्लोमेरुलर एपरेंटस था उसमें आपको देखा था कि जो यहाँ पर इस तरीके से एक मैक्यूलर डेंसा था उसका बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि उसके अंदर से एक हार्मोन का रिलीज होता है, जिस हार्मोन का नाम होता है एडिनोसाइन, ठीक है ना। तो उसका GFR पे इफेक्ट पड़ता है, तो उसको हम देख लेते हैं उसका कैसे इफेक्ट होता है।
तो देखो मैक्यूला डेंसा जो होती है आपकी, मैक्यूला डेंसा वो सेंसिटिव होती है किसके लिए, Cl नेगेटिव और Na+ के लिए। क्लोराइड आयन और सोडियम आयन्स के लिए ये सेंसिटिव होती है। तो ये जो बताती है कि अगर आपका GFR इंक्रीज़ हुआ है तो उस GFR को कम करना है। तो इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, ट्यूब्यूलो ग्लोमेरुलर फीडबैक। तो ऐसे करके आपको कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है व्हाट इज़ द ट्यूब्यूलो ग्लोमेरुलर फीडबैक। तो उसमें जैसे पहला प्रोसेस क्या होता है आपका, इसमें GFR बढ़ा हुआ रहेगा। तो इंक्रीज़ इन GFR जब मिला तो क्या होगा, ऑब्वियसली बात है भाई, जब आपका क्या हुआ GFR हो गया तो क्या हुआ, GFR बढ़ गया, इसका मतलब जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है वो ज़्यादा आ गया। जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट ज़्यादा आ गया तो इसका मतलब ट्यूब्यूलर पोर्शन में आपका कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी। कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो गई, इसका मतलब इसमें सोडियम और पोटेशियम, क्लोरियम और जो भी आयंस आए हैं वो भी इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो वही बताया, इंक्रीज़ इन द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एंड द क्लोराइड। तो जैसे ही रीनल ट्यूब्यूल्स में क्या हो जाती है, सोडियम और क्लोराइड आयंस की जो कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है, वैसे ही क्या होता है, ये जो मैक्यूला डेंसा इसके लिए सेंसिटिव है। मैंने पहले बताया था कि मैक्यूला डेंसा क्लोराइड और सोडियम आयन के लिए सेंसिटिव है। तो जैसे ही ट्यूब्यूलर पोर्शन में ये मैक्यूला डेंसा की जो सेंसिटिविटी आती है तो एक हार्मोन सिक्रीशन होता है मैक्यूला डेंसा से, उसका नाम है एडिनोसाइन, ठीक है ना। तो एडिनोसाइन हार्मोन का सिक्रीशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैक्यूला डेंसा सेंसिटिव है किस चीज़ के लिए, सोडियम और क्लोरीन आयंस के लिए, ठीक है। ये आपको ध्यान पर देना है। फिर इसका इफेक्ट क्या है, जो एडिनोसाइन हार्मोन है इसका इफेक्ट क्या है कि ये जो एफरेंट आर्ट्रियोल है उसका कॉन्स्ट्रिक्शन करा देता है, ठीक है ना। तो ये एडिनोसाइन क्या होता है आपका, वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर। तो ये क्या है आपका, वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द वेसल्स, ठीक है ना। तो कॉन्स्ट्रिक्ट करा दिया। और आपने यहाँ पर देखा ही था, यहाँ पर क्या देखा है कि एफरेंट आर्ट्रियोल के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि आपने कॉन्स्ट्रिक्ट करा दिया तो GFR कम हो जाएगा। तो इसका इफेक्ट क्या होता है, ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को कम कर देता है। ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को कम कर देगा यानी अल्टीमेटली आपको GFR कम कर देगा। तो एक तरीके से फीडबैक कैसा है, नेगेटिव फीडबैक है कि इसको कम करना है, तो ठीक है ना। इंक्रीज इन GFR को कम करना है तो नेगेटिव फीडबैक हो गया इस तरीके से। तो ये इस तरीके से इसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूब्यूलो ग्लोमेरुलर फीडबैक हम इसको बोलते हैं। अब गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द अब मुझे इस तरीके से रीअब्जॉर्प्शन और आपको सिक्रीशन पढ़ाना है थोड़ा सा। उसके बाद हम काउंटर करेंट मैकेनिज्म पढ़ते हुए फिर लास्ट में मिक्सचुरेशन पढ़ेंगे। देन हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हमें टॉपिक में बताइए कि किस तरीके से कौन सी वीडियो बनाई जाए गाइस। और लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करते रहें गाइस। और इस तरीके से नेक्स्ट वीडियो हम लाते रहेंगे। तब तक पढ़ते रहिए घर पे और सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। बाय बाय। और आप वीडियोज़ को वॉच करते रहिए। थैंक यू।